गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आ गए लोग। गुड आफ्टरनून। आप लोगों में दो समस्या थी भाई बैच में। एक भाई, कितना दिन बाद बहुत गैप हो गया भाई। दिसंबर में आप लोग का गैप इसलिए हो गया, दिसंबर के क्लास में गैप का सबसे बड़ा रीजन था भैया रेलवे। रेलवे में ना आपको पता है भाई, रात 2 बजे तक लाइव क्लास चला है। रात 1 बजे 2 बजे, मतलब 1 बजे तक तो चलता ही चलता था। 2 बजे तक रात में लाइव चल जाते थे। बहुत ज़्यादा क्लास हो जाते थे उसमें। अब हम लोग भी यार आदमी है, मशीन तो है नहीं। जानते हैं, ऑनलाइन में आदमी थक जाता है। रीजन, कमरे में कोई नहीं है। रिस्पॉन्ड करिएगा तो 2 सेकंड बाद उधर से जवाब आता है। एक मशीन से इसमें अंतर होता है ना, जो बात तुझ में वो तेरी तस्वीर में कहा। तो रेलवे का भी सिलेबस खत्म हो गया। अभी रेलवे में क्या पढ़ाना है? स्टैटिक जीके। मतलब जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना, वही उन लोग को शॉर्टकट कर करके पढ़ा देना है, स्टैटिक जीके हो जाएगा। दूसरी समस्या आप लोग में पीडीएफ। पीडीएफ की समस्या आपकी पॉलिटी की जिस तरह से सॉल्व हो गई कंप्लीट पीडीएफ, उसी तरह आपकी ज्योग्राफी की भी कंप्लीट पीडीएफ डाल दी है। शो नहीं कर रहा होगा आप लोग को, अलग है। हम आपको दो पार्ट में, एक आपका ये जो टोपोग्राफी बताए थे कि कौन सा एस्ट्रोनॉमी, उसका अलग पीडीएफ, और बाकी कंप्लीट ज्योग्राफी का एक ही पीडीएफ। फिर पीडीएफ के लिए कोई माथा पची नहीं की, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, हम खुद पगला गए थे। तो जो पीडीएफ पॉलिटी वालों को भी दे दिए हैं, उनको भी शो नहीं कर रहा है, किसी किसी को शो कर रहा है तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, और आप लोग को भी पीडीएफ डाल दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। कहाँ तक बता दिए थे? टेक्टोनिक प्लेट तक बता दिए थे। टेक्टोनिक प्लेट तक बता दिए थे। आप बताइए तो, टेक्टोनिक प्लेट के किनारे, किनारा खतरनाक होता है या बीच का हिस्सा खतरनाक होता है? किनारा खतरनाक या बीच का हिस्सा खतरनाक होता है टेक्टोनिक प्लेट का? पॉलिटी की पीडीएफ में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, आ जाएगा। पीडीएफ वो खुल ही नहीं रहा है। जब बड़ा पेज का पीडीएफ जल्दी खुलता नहीं है, खुल जाएगा वो भी। हाँ, किनारा खतरनाक होता है। प्लेट हम आपको बताए थे, रचनात्मक प्लेट होते हैं, विनाशी प्लेट होते हैं, और तीसरा प्लेट आप बताइए, आप नाम बताइए, हम नहीं बताएंगे। रचनात्मक प्लेट उसे कहते हैं जो दूर हट जाते हैं, बीच से ज्वालामुखी निकल के कटक वगैरह बनाते हैं। विनाशी प्लेट जो टकरा जाते हैं। एक आप बताइए जो ऊपर नीचे होते थे, बस हम आपको हिंट कर देते हैं, ऊपर नीचे होते थे, इस प्लेट को हम क्या कहते हैं? आप बताएंगे भाई। उसको आप बताइए, हम नहीं बताएंगे। संरक्षी प्लेट, वेरी गुड। याद तो है आप लोग को, संरक्षी प्लेट। ऐसे ऊपर नीचे कर गया तो कौन सा प्लेट हो गया भैया? संरक्षी प्लेट। और अगर आपस में टकरा गया तो विनाशी प्लेट। सबसे खतरनाक हो जाते हैं प्लेट। अब इन प्लेटों को देखिए, जब संरचनात्मक प्लेट होता है तो साइड नीचे से क्या हो जाता है? ज्वालामुखी फट के और ऊपर चले आते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी इरेप्शन, वॉल्केनिक इरेप्शन। तो वॉल्केनो या वॉल्केनिक इरेप्शन यानी ज्वालामुखी को हम लोग पढ़ते हैं लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब ज्वालामुखी के बारे में। ज्योग्राफी वाले बैच और पॉलिटी बैच, नक्शा वाला बैच, ये तीनों बैच बहु रेलवे की वजह से डिस्टर्ब हो गया था। जिस तरह से हमने नक्शा में एक ही बार में पीडीएफ दे दिया, पॉलिटी में एक ही बार में दे दिया, आप लोग को भी एक ही बार में दे देंगे। ठीक है, अब आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं। ज्योग्राफी वाले लोग को बहुत आप लोग भी बर्दाश्त किए भाई, हम भी मानते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि हर कोचिंग में देखेंगे तो 10-10 टीचर रहते हैं, हमारे पास है नहीं वो सब। हम अकेले ही सब काम करते थे, अकेले ही टीचर है, तो हम आपको अकेले पढ़ाते हैं। थोड़ा सा डिले हो गया इस वजह से। चलिए हम लोग वॉल्केनो समझते हैं। वॉल्केनो को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी हो गया। इसको आप समझिए ध्यान से कि ज्वालामुखी जो होता है ना, ये इस तरह से तो होता ही नहीं है। ये जमीन है, ये क्या है? जमीन है। और इसके नीचे वाला क्या चीज? मैग्मा है। नीचे में मैग्मा होता है, मैग्मा होता है। जब प्लेटें दूर हटती हैं तो इस मैग्मा को निकलने का रास्ता मिल जाता है, इस मैग्मा को निकलने का रास्ता मिल जाता है। तो जिस वजह से मैग्मा निकल जाता है, मैग्मा क्या होता है? निकलते रहता है। मैग्मा हमेशा निकलते रहता है, मैग्मा निकलते रहता है। तो इस मैग्मा के निकलने की क्रिया जो होती है, इसी को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी। इसी को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ये जो ज्वालामुखी होता है, आने वाले वक्त में ये मैग्मा ठंडा होकर लावा का रूप ले लेता है, तो ये पहाड़ के शकल का दिखने लगता है। बट एक्चुअली में ये पहाड़ होता नहीं है।
एक्चुअली में ये पहाड़ नहीं है, ये उसी मैग्मा का हिस्सा है जो अब ठंडा होकर लावा बन गया है। ये पहाड़ तो है ही नहीं है, ये मैग्मा का हिस्सा है जो ठंडा होकर लावा बन गया है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये शंकु के आकार का दिखता है, शंकु के आकार का दिखता है। इसमें दो चीजें ध्यान से रखेंगे। पहले तो निकलता है क्या चीज, मैग्मा, मैग्मा, और जब ठंडा हो जाता है तो क्या बना लेता है, लावा बना लेता है। क्या बनाएगा, लावा बनाएगा। स्ट्रक्चर क्या याद रखिएगा ध्यान से, लावा में आपसे दो क्वेश्चन पूछ देगा सबसे पहले ध्यान से। मैग्मा ठंडा होकर क्या बना लेता है, लावा। लावा से कौन सी चट्टान बनती है, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स बनती है। लेकिन बाबू मेरी और ध्यान से समझिए, ये जो लावा निकल रहा है कोई जरूरी थोड़ी है कि जमीन पर ही गिरेगा। अगर जमीन पर गिरेगा तभी लावा बनता है। अगर पानी में, पूछता है कि पानी में गिर गया तब, जल में गिर गया तब क्या होगा। और मान के चलिए अगर चने की आकृति की तरह छोटा छोटा निकला तब, भुर 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 निकल रहा है तो चना के समान निकला तब, चने की आकृति के समान छोटा 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 निकलने लगता है तो वो एक अलग हो जाता है। और पानी में चला गया तो एक अलग हो जाता है। तो ये लावा के कई शेप हो जाते हैं। अब याद रखने का तरीका समझिए, जमीन पर चलना टफ है या लावा में चलना, पानी में चलना टफ है। तो टफ जो होता है जल पर चलना टफ हो जाता है। इसलिए जब लावा पानी में चला जाता है तो उसे कहते हैं टफ। जब मैग्मा, देखिए जब मैग्मा जमीन पर आया, जब मैग्मा जमीन पर ठंडा हुआ तो लावा, जब मैग्मा पानी में जाके ठंडा हो गया तो टफ। याद रखने का तरीका, पानी में चलना बहुत टफ है भैया, बहुत टफ है। दूसरा, चने की आकृति का अगर हो गया तो जब ये चने की आकृति का हो गया तो याद रखिए, जितने लोगों को दौड़ना होता है, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं ना, दौड़ते हैं लोग, तो जो लोग दौड़ते हैं तो दौड़ने के कारण उनको स्कोर बढ़ाना होता है। ज़्यादा स्कोर आएगा तो मेरिट में नंबर आएगा, स्कोर कम रहेगा तो मेरिट में नंबर कम आएगा। तो हमें क्या करना है भैया, मेरिट बढ़ाना है, स्कोर बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो दौड़ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बढ़ाने के लिए क्या खाते हैं आदमी, चना। तो इसे क्या कहते हैं, स्कोरिया। स्कोरिया क्या कहा जाता है भैया, स्कोरिया कहा जाता है। तो बताइए, अगर जमीन पर गिरा तो लावा, पानी में गिरा तो टफ, चने की आकृति के समान छोटा छोटा हो गया तो स्कोरिया कहलाएगा, चने की आकृति के समान छोटा हो गया तो स्कोरिया कहलाता है। ये जो होता है ज्वालामुखी से निर्मित जो पहाड़ की आकृति होती है इसे क्या कहते हैं। ये जो पहाड़ जैसे आकृति दिख रहे हैं एक्चुअली में तो पहाड़ है ही नहीं है। ये पहाड़ की आकृति को क्या कहते हैं, इस जो ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो पर्वत जैसी आकृति बन जाती है, इस पर्वत की आकृति जो होती है, जो शेप हो जाता है आकृति, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कि ये ज्वालामुखी शंकु है। ज्वालामुखी शंकु, वॉल्केनिक कोन। शंकु आप मैथ में पढ़े होंगे, शंकु मैथ में पढ़े होंगे ना, जोकर की टोकी, कोन बोलते हैं लोग, कोन। इसका ऊपर का टुकड़ा छिन्नक या फ्रस्टम कहलाता है, तो छिन्नक वगैरह फ्रस्टम। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी शंकु के नाम से जानते हैं। कौन सी शंकु भैया, ज्वालामुखी शंकु के नाम से जानते हैं लोग। पहला चीज ये हो गया। दूसरा ध्यान से देखिए, ये जो ज्वालामुखी जो निकलता है मैग्मा, ये मैग्मा कहाँ से निकलता है आप बता सकते हैं, तो ये भैया मेंटल से निकलता है। लेकिन कितने लोग एक्यूरेट नाम बता सकते हैं कि मेंटल में से किस भाग से निकलता होगा। हम समझेंगे कि आप भैया पढ़ाई दिल से किए हैं। मैग्मा तो निकलता मेंटल में से, मेंटल के किस भाग से, एक्यूरेट बताइए किस भाग से निकलता है। भैया आरबीडी और किरण दोनों मेरा ही बुक छापते हैं लोग। एस्थेनोस्फीयर, वेरी गुड, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर हो गया। देखो भैया, डुप्लीकेट किताब नहीं छपती है। डुप्लीकेट वही किताब छपेगी जो ज़्यादा महंगा बेच रहा होगा कमाने के लिए, अदरवाइज में डुप्लीकेट नहीं छप सकती है। रीजन क्या है कि अगर मेरा फोटो लगा के कोई छाप दिया ना तो उस पर करोड़ों रुपया जुर्माना है, इसलिए कोई फोटो लगा के नहीं छापता। हाँ, कैसे छाप देगा, डुप्लीकेट। जैसे मेरी ही किताब है, सेम टू सेम वही किताब को छाप देगा। मान के चलिए अगर हम किसी एक किताब पे 200 रुपया सोच लेना, पे 200 रुपया कमाना है, लड़के को बेच देंगे 300 में और कमाना 200 में, तब वहाँ डुप्लीकेट हो जाएगा। क्योंकि दूसरा कंपनी वाला छाप देगा, कहेगा हमारा 200 रुपया मिल जाए बहुत है, हम सोच रहे 1-2 रुपया पे कामें करते हैं, 1 को रुपया मिल जाए तो। देखो भैया, कुछ ना कुछ आना चाहिए, तब इंसान को ना हौसला रहता है कि नहीं चलो आगे भी काम करेंगे। और उसको हम लोग ले जाके सेना को दे देंगे। बताइए 1 जनवरी को सेना को दे देना चाहिए, आप बताइए कितने लोग चाहते हैं जो बुक्स का पैसा है वो 1 जनवरी को सेना को दिया जाए। यार हमको ब्लॉग बनाने नहीं आता, नहीं तो फौज में जाए, बात तो हो गया है फौज में। 1 जनवरी को आपके बुक का पैसा सेना को दे दिया जाए।
ठीक है, चलिए वेरी गुड। आप लोग का पैसा आप ही लोग रखिए। तो मेरी किताबें दो जगह से आती है, किरण पब्लिकेशन से भी आती है और आरबीडी से भी आती है। मेरे किताब के पीछे एक ही शर्त है कि भैया आप इसको सस्ते से सस्ते में देना है। और आप देखे होंगे मेरी बुक्स बहुत महंगी नहीं है, मतलब कॉस्टिंग ही आती है। अगर आप पटना, जयपुर, दिल्ली, इलाहाबाद जैसे बड़े शहरों में रहते हैं तो इजीली बहुत सस्ता में बुक मिल जाएगा। लेकिन अगर दूर के एरिया में रहते हैं भैया, आपके गांव के दुकानदार किराया लगा के आएगा, किताब ले जाएगा जाएगा, तो किराया किस में जोड़ेगा, वो तो उसका है ना। चलिए आप ध्यान दीजिए। तो ये तो हो गया स्टेनोस्फीयर, मेंटल हो गया। करेंट अफेयर वाली बुक ले लेंगे लोग आप लोग भाई जिनका रेलवे का एग्जाम है। ये हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। ये जो जिससे निकलता है ना, ये लावा, जिससे लावा निकलता है, तो इसका जो लावा निकलने का जो मार्ग होता है, रास्ता होता है, मार्ग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र। जो रास्ता होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी छिद्र। लेकिन जब ये रास्ता बड़ा हो जाता है, जब ये रास्ता बड़ा हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं, क्रेटर। ज्वालामुखी का रास्ता जब ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, क्रेटर। और जब क्रेटर भी बड़ा हो जाता है तो उसे कहते हैं काल्डेरा। काल्डेरा क्या कहेंगे, काल्डेरा कहते हैं। बहुत भयानक हो जाता है काल्डेरा। और ये काल्डेरा में बरसात का पानी फंसने की संभावना ज्यादा है। जैसे आप बताइए, मान के चलिए बारिश हो रहा है, आप बारिश में अपने छत पे गिलास रख दीजिए, क्या रख दीजिए, गिलास रख दीजिए, तो उसमें पानी की संभावना कम रहेगी। लेकिन अगर वहीं पर आप थाली रख देंगे तो उसमें पानी ज्यादा आएगा। और बड़ा टब रख दीजिएगा तो पानी ज्यादा आएगा, क्योंकि एरिया बड़ा होगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा पानी हटेगा। तो आप बताइए कि ज्वालामुखी छिद्र या क्रेटर या काल्डेरा, इसमें से कौन सी ऐसा ज्वालामुखी के निकलने का रास्ता है जिसमें पानी भरने की संभावना ज्यादा होती है, अर्थात उसमें झील बनने की संभावना ज्यादा होगी। बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा है जो झील बना सकता है। क्रेटर, छिद्र, क्रेटर, काल्डेरा, इसमें से वह कौन सी आकृति है जो झील बना सकती है, काल्डेरा बना सकती है। वेरी गुड, काल्डेरा बना सकती है। तो कभी कभी हम काल्डेरा को काल्डेरा झील कहते हैं। ये कैसे होगा, ये तभी पॉसिबल है, सुनिए ध्यान से बहु, काल्डेरा झील तभी पॉसिबल है कि जब इस ज्वालामुखी में लावा का निकलना या मैग्मा का निकलना बंद हो जाए। जब मैग्मा या लावा का निकलना बंद होगा तो यह बड़का सा भोंका का भोंका इसे पड़ा रहेगा, बड़ी आकृति का हो जाएगा और पानी भर के उसमें एक झील बन जाएगा। लेकिन अगर ज्वालामुखी निकलते रहेगा, ज्वालामुखी निकलते रहेगा, तब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसमें क्या होगा। ये होगा यहाँ पे ज्वालामुखी के समय, जब ज्वालामुखी निकलता है तो इसमें बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं सर। इसमें कौन कौन सी गैस निकलती है, तो भैया जलवाष्प होता है। क्या होता है, जलवाष्प होता है। SO2 होता है, CO2 होता है, ये सारी गैसें होती हैं, इसमें निकलती हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये मैग्मा हमेशा निकलते ही रहे, धधकता ही रहे। जब ये मैग्मा निकलता है ना, तो देखिए इसके ऊपर वाटर लेवल भी तो आता है। मैग्मा के ऊपर जब क्रस्ट पे आइएगा तो क्रस्ट के लिथोस्फीयर पे जगह जगह पे वाटर लेवल है, तो ये पानी को गर्म करके फेंक देता है। तो कभी कभी यहाँ से लावा ना निकल के गर्म पानी खदकते हुए फेंकता है। क्यों, क्योंकि वाटर लेवल मैग्मा से टच हो जाता है, तो ये गर्म पानी फेंकने लगता है। गर्म पानी को हम क्या कहते हैं, गीजर कहते हैं। क्या कहेंगे, गीजर। क्या कहेंगे, गीजर। ये सबसे ज्यादा कहाँ है, अमेरिका के अलास्का में है। अमेरिका कहाँ पे है, अलास्का में, गीजर। तो वैसा ज्वालामुखी जिसमें से लावा ना निकल के गर्म पानी धधकते हुए निकलता है, उसे हम गीजर कहते हैं। क्या कहेंगे, गीजर कहेंगे। CBSE बोर्ड वाले जो होते हैं ना, घरवा में गीजर लगेले रहते हैं। एगो हड़िया ऐसा हैंगन घैली होता है, उसको बाथरूम में टांग देता है सर, अब बटन दाब देगा ना तो हड़िया में पानी भर जाएगा, गर्म पानी फेंकेगा। ओ माई गॉड, ऐसे नहाता है सो CBSE वाला सर। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब हिंदी मीडियम वाला जहाँ लोटा थरिया देख लिया चालू, समझा। बचपन में तो हम लोग कुआं के किनारे नहाते थे। कॉलेज था एक हम लोग के घर के आगे, वहाँ पे सुबह सुबह जाके 7 बजे नहाओ, पूरा मोहल्ला का लड़का मिलके नहा ससुरा पोखरा में कूद के, गड़ा गड़ई कहीं नहा लो। गीजर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर BPSC में मैप से बड़ा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया था, आएगा भाई। अब ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं पढ़े थे, नहीं तो ज्योग्राफियों से बहुत आता है। तो ये तो आपका समझ में आ गया आप लोग को। गीजर समझ में आ गया, ज्वालामुखी समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ज्वालामुखी वगैरह में। गीजर क्या चीज होते हैं, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी ससुरा इंडोनेशिया में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ जाते हैं, इंडोनेशिया में। किस महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं,
तो भैया प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आ जाते हैं। प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी जगह जगह आते हैं सब, कोई यहाँ है कोई यहाँ है, अलग अलग जगह पे ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में आते रहते हैं सब। कोई इधर 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 बहुत ज्यादा ज्वालामुखी रहेंगे से, इधर इधर ऐसे करके बहुत ज्यादा ज्वालामुखी रहते हैं सब प्रशांत महासागर में, जिस वजह से प्रशांत महासागर में हमेशा धधकते हुए लगता है। तो इसको हम लोग एक गोला की तरह मान लेते हैं सब। अंतरिक्ष में दिखेगा ना तो ऐसे ही दिखेगा आपको ज्वालामुखी, तो इसलिए इसे हम लोग प्रशांत महासागर का अग्नि वलय कहते हैं। फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक, अग्नि वलय, प्रशांत महासागर का अग्नि वलय होता है। ये दोनों चीजों के लिए फेमस है। अग्नि वलय यानी जो आपका फायर रिंग है इसमें ज्यादा ज्वालामुखी होता है, और साथ ही साथ आपके इसमें भूकंप भी आते हैं सब। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी अगर देखने को मिलेगा बेल्ट पूरा तो प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। इसके अलावा कहेगा किस देश में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है, तो 27 ज्वालामुखी के साथ इंडोनेशिया सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पीड़ित देश है। जबकि कहेगा सबसे ज्यादा भूकंप पीड़ित कौन है, तो आपका है आपका जापान। जापान क्यों भूकंप पीड़ित है, क्योंकि हम आपको बढ़ाए थे यूरेशियन प्लेट, एशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट सब आके जापान के पास मिलते हैं, और विनाशी किनारे होने के कारण विस्फोट आता है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो देखने को मिलता है वो इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी से जो गैसें निकलती हैं, ठीक है, इसके अलावा ज्वालामुखी से क्या चीज निकलता है, तो इसमें जिप्सम की मात्रा बहुत ज्यादा निकलती है। क्या निकलती है, जिप्सम। ज्वालामुखी जहां रहेगा ना वहां इसके अलावा क्या निकलेगा, जिप्सम निकलता है। जिप्सम, जिप्सम को सुखा देने पे क्या बनता है, पीओपी। जिप्सम सुखा देने से पीओपी बनता है। और गीजर तो बता ही दिए, जिप्सम को सुखा देंगे तो क्या निकलता है, पीओपी निकलता है। अब एक बात बताइए, अगर इंडोनेशिया में ज्वालामुखी ज्यादा है, अगर इंडोनेशिया में ज्वालामुखी ज्यादा है तो जिप्सम कहाँ ज्यादा होगा, ये बताइए, जिप्सम कहाँ पर ज्यादा होगा, आप बताइए तो बहु। जिप्सम की खेती, जिप्सम के उत्पादन में आगे कौन होगा, इंडोनेशिया में ही होगा। कहाँ होगा, इंडोनेशिया में। जिप्सम की खेती इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा होती है, खेती कर रहे माइनिंग, जिप्सम की माइनिंग वहाँ बहुत ज़्यादा होती है इंडोनेशिया में। ये इंडोनेशिया देखिए, ये इंडोनेशिया, और वहाँ पर इस तरह से ज्वालामुखी जो रहता है, और वहाँ पे पानी मारेंगे लोग ना तो इससे, ये देखिए ये सब का सब क्या है, लावा है सब, दिख रहा है ये लावा है। अब इसमें पानी मारेंगे तो जिप्सम जो होता है ऊपर तैर जाएगा, और लावा की जो चट्टानें रहेंगी वो नीचे बैठ जाती हैं, और इस तरह से जिप्सम को निकाला जाता है। बड़ा मेहनत का काम होता है जिप्सम निकालना, और ये हानिकारक गैसें भी निकलती हैं इसमें, CO2 SO2 ये सब हानिकारक गैसें भी इसमें देखने को मिलती हैं। जिप्स तो ज्वालामुखी में यहाँ पे क्या चीज हो जाता है भैया, जिप्सम हो जाता है। ज्वालामुखी में बड़े बड़े चट्टाने निकाले जाते हैं जिप्सम वगैरह के लावा से। ये तो समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। अब हम लोग आगे समझते हैं ज्वालामुखी के प्रकार क्या होते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार क्या होते हैं, ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है तो उसका रूपे अलग हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाल्केनिक इरप्शन कहते हैं, वाल्केनिक इरप्शन कहते हैं। यही सोच रहे कहाँ चला गया।
देखिए इसमें आपको विस्फोट दिखाया गया है, किस तरह से विस्फोट करता है ये वॉल्केनिक इरप्शन। ये सब धुआं धुआं निकल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। और इतने ज़्यादा प्रदूषण की वजह से यहाँ पर गैस, हानिकारक गैसें के फैलने से मौत भी हो सकती है सब यहाँ पर। अब बताइए ये क्या है, काल्डेरा है। देखिए इतना बड़ा ज्वालामुखी का भयानक, वहां पर भूकंप भी आ जाते हैं। ज्यादा तेज विस्फोट करेगा ना भूकंप आ जाएंगे। गैस होगी रेडान गैस, याद कीजिए हम आपको पढ़ाए थे वो रेडान गैस, जब रेलवे पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि वो प्रकृति में नहीं पाया जाता, आर्टिफिशियली बनाया जाता है, या फिर ज्वालामुखी के समय वहां से क्या निकलती है, रेडान गैस निकलती है। अच्छा तो ये ब्लास्ट करते हैं सब बहुत भीषण तरीके से, अलग अलग होते हैं भाई। इस ससुराई जाके मरेगा क्या, उसमें जा रहा है। ये सब की जो चट्टान दिख रही है आपको, जो आराम से रहो, ये सब लावा की चट्टाने हैं सब, ये सब लावा से बनी हुई चट्टाने हैं सब। अब ये ऊपर से लोग देखते हैं, लोग उस पर आप रिसर्च करने वाले अपना रिसर्च करते रहते हैं सब। अब ये इतनी बड़ी बड़ी जो चट्टाने बनी है, पहाड़ बनी है, वो पहाड़ थोड़ी है। अब ये जो लावा, ये देखिए ये सब क्या है, स्कोरिया है सब, ये सब स्कोरिया है सब। चने की दाना की तरफ फेंकाते हैं सब तो उन्हें क्या कहा जाता है, स्कोरिया कहा जाता है, स्कोरिया। और ये सब तो धुएं हैं। अब ये पहाड़ के ऊपर जाके जमा हो जाएंगे, धीरे 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 पहाड़ पूरा ऊंचा हो जाएगा। अब ये धुएं की मात्रा बहुत ज्यादा निकलने लगती है सब यहाँ पर, विस्फोट हो गया, इरप्शन। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी रहते हैं उनमें बहुत भयानक भयानक विस्फोट होते रहता है। स्कोरिया देख लिए आप लोग। देखिए ये विस्फोट पानी में भी हो सकता है। अगर पानी में विस्फोट होगा तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, पानी के पास कोई पहाड़ी होगी उसमें उसमें हो गया तो उसे क्या कहेंगे, टफ कहते हैं ना। पानी में हो जाएगा तो क्या कहेंगे बाबू, वॉल्केनिक इरप्शन अगर पानी में हो गया तो उसे क्या कहते हैं। अरे बफरिंग होने लगा, अरे नहीं हो रहा है भाई बफरिंग, देखिए देखिए ध्यान से, बफरिंग नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए ये लावा निकल रहा है, आप इसको देखिएगा ध्यान से ना, ये किस अवस्था में रहता है लावा, ये आपको दिख रहा है, ये लावा किस अवस्था में रहता है, लावा प्लाज्मा अवस्था में रहता है। देखिए एकदम अब सोचिए पत्थर गल जाता है, कितना गर्म होता होगा लावा, ससुरा पत्थर को गला देता है, ये इतना खतरनाक होता है। सोच सकते हैं इसको, टफ कहेंगे। आप देखिए किस रफ्तार से इसमें से निकल रहा है ये, ये कहाँ गिर रहा है, नीचे देख रहा है, पानी में गिर रहा है। पानी में गिरेगा तो क्या बना लेगा, टफ, एकदम धधकता लावा है, बाप रे पत्थर की तरह हो जाता है, ये लावा है ये। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े में निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्कोरिया, छोटे छोटे चने के टुकड़े की तरह स्कोरिया, जो नीचे गया टफ। ये लाल रंग का जो गिर रहा है पानी में, देखिए ये समुंदर है, यहाँ से ये लाल रंग का गिर रहा है, ये सब जो जाएगा टफ बनेगा, यही समुंदर में जाके क्या बना लेगा, कटक बना लेगा। और ये जो जमीन देख रहे हैं, ये जमीन था ही नहीं, यही ससुरा जमा हुआ है लावा वहां पर, और उसी की वजह से बन गया। आई ससुरा घूमने गए से बकलोलवा, जो चल जो हो जा चल जो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस अवस्था में देखने को आपको मिलेंगे सर, प्लाज्मा अवस्था में जाकर देखने को मिलेंगे सर। ये डीप समुन्द्र में जाके देखा जाता है। ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये देखिए, ये क्या है, अगर छू ये यहाँ पहाड़ी बनने लगे कि नहीं। अभी देखिए पानी में पूरी तरह नहीं गिरा है, किनारे पे ही जा रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे अपना एक चट्टान का निर्माण कर लेते हैं। इसको स्लो कर देते हैं थोड़ा सा, ये पूरी तरह से एकदम यहाँ पर है। ये सब के सब स्कोरिया बनेंगे सर, इस जो नीचे गए सब टॉप बन जाएंगे सर, नहीं तो कोई ना कोई इसमें क्या बनेगा, स्कोरिया बनेगा। आगे बढ़े, इसको देखने के लिए ना एक सूट आता है, जिसे पहन के आप देखिएगा ना तो आपको गर्मी उर्मी नहीं लगता है। तो वो जो होता है ज्वाला वॉल्केनिक एरप्शन का सूट होता है। ये क्या चीज, अभी मैग्मा है, और यही धीमी गति से चलता है। किस गति से चलेगा, एकदम धीमी गति से, लेयर बाई लेयर चलते रहते हैं सर। और इसको यहाँ ये सब कौन सी चट्टाने बन गए सर, आग्नेय चट्टान। और धीरे धीरे ये पहाड़ी ऊंची हो रही है, धीरे धीरे ये पहाड़ी क्या हो जाती है सब, ऊंची हो जाती है सब। देखिए अभी बकलोला कौन सी पहन के गया, मैं निकाल रहा हूं में से, चल जो कूद जो, दिख रहा है।
किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये क्या चीज है? ये अभी मैग्मा है या लावा है ये बताइए। लाल लाल जो था वो मैग्मा था। जब तक काला होके ठंडा होके काला नहीं होगा तब तक लावा नहीं होगा। ये अभी सब मैग्मा निकल रहा है। आके स्कोरिया सब निकल जाएगा ना, गोरा चमड़ी निकल जाएगा, सब सोच रहा। अंग्रेजों सब हर जगह रिसर्च करने पहुंच जाता है सब। इस तरह से हमेशा इरप्शन होते रहता है। जिसमें हमेशा इरप्शन होता है उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। जिसमें हमेशा इरप्शन होगा उसे क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। जिसमें हमेशा नहीं होता है उसे कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। ये देखिए, ये इतनी धीमी गति से चल रहा है। यहाँ कोई कोको कोला का बोतल पी के छोड़ दिया है? किसी को कोई दिक्कत? देख लिए आप लोग। अब आपको दिखा देते हैं गीजर। गीजर जो होते हैं सब, वो पानी, गर्म पानी फेंकता है। देखिए ये क्या है? गीजर है। देख लीजिए, ये क्या है? गीजर है, गर्म पानी फेंक रहा है। आप जाएंगे नहाने के लिए ना तो मर जाइएगा वहां पे। इसे कहते हैं गीजर। ये अमेरिका के अलास्का में बहुत ज्यादा मात्रा में गीजर है सब। धुआं निकलते रहते हैं सब। इसमें 1000 हैं सब। अमेरिका के ना अलास्का में ऐसे धुआं देने वाले क्या है? 1000 हैं सब। तो एक्चुअली ये तो है गीजर। इसे कहा जाता है हजारों धुआंरों का शहर, हजारों धुआंरों का राज्य। किसे कहा जाता है? अमेरिका के अलास्का को। हजारों धुआंरों का ऐसे हमेशा निकलते रहता है। अब ये क्या है कि जो ज्वालामुखी है वो पूरी तरह बाहर नहीं आ पा रहा है। एस्थेनोस्फीयर को पार कर गया है, लेकिन एस्थेनोस्फीयर को पार करने के बाद ये वाटर लेवल तक पहुंच गया, उसे भाप बना के बना देता है। हजारों धुआंरों का शहर किसे कहते हैं? अमेरिका के अलास्का को कहते हैं। अमेरिका के किसे कहते हैं? अलास्का को कहते हैं। हजारों धुआंरों का प्रदेश अमेरिका के अलास्का को, अमेरिका के अलास्का को। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। किस तरह से आप देखें कि ज्वालामुखी आया, जैसे मान के चलिए किसी जंगल में ज्वालामुखी आ गया, पूरा जंगल दब जाएगा नीचे, और वही आगे जाके क्या बना लेगा? कोयला बना लेगा। आप समझ में आ रहा है आप लोग को? वेरी गुड, सब समझ गया था। ज्वालामुखी जो होते हैं सब, वाल्केनो 3 टाइप के। ज्वालामुखी 3 टाइप के। एगो रहता है जागल, एगो सुतल, एगो मरल। जागल, सुतल, मरल। ज्वालामुखी कितने टाइप के? 3 टाइप के। जागल, सुतल, मरल। जागा हुआ है तो उसे कहते हैं जागरित। जगा हुआ है तो उसे कहते हैं जागरित। सुतल है तो कहते हैं सुसुप्त। मर गया तो मरल, मृत। जागल, सुतल, मृत। जागल, सुतल, मृत। जो जगा हुआ है इस ससुरा हमेशा सक्रिय रहेगा, धड़ाम धुड़ुम होते रहेगा, सक्रिय रहेगा। विलुप्त जो सुसुप्त है, कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है कि मुझे भी अब भड़कना चाहिए, कभी कभी। और सुसुप्त में कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जो ये भड़क भी नहीं करते हैं सब। किसी को कोई दिक्कत है? सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और डेड वॉल्केनो। ये डेड है, ये डोरमेंट है, और ये क्या है? जागृत है। एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, डेड वॉल्केनो। ये मरल है, ससुरा डेड हो चुका है, डेड। ये क्या है? कभी कभी ब्लास्ट होगा। और ये जागृत हमेशा होता है। जागृत वाला क्या होता है? हमेशा ब्लास्ट करेगा, धाए धाए मारेगा, या धड़ा। उसमें से ससुरा कब धुआं फेंकेगा, कब गैस फेंकेगा, कब गीजर। मतलब हर हफ्ते उसमें कुछ ना कुछ, हर महीने कुछ ना कुछ होगा। और जो सुसुप्त है सब, ये 50-60 साल बाद कभी कभी सब कुछ करते हैं। 50-60 साल के बाद इसमें भड़ाम से भड़क जाता है। तो ये क्या कहता है सुसुप्त वाला कि देख भैया हम भड़क नहीं रहे, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं हुआ कि हम भड़क नहीं सकते। इन हाथों ने केवल हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला है। यानी इस ज्वालामुखी ने केवल भड़कना छोड़ा है, चलाना नहीं भूला है। भड़क जाएगा कभी भी। तो 50-60 साल में इनमें कभी कभी विस्फोट हो जाते हैं। तो वैसा ज्वालामुखी जो हमेशा विस्फोट करते रहता है उसे हम लोग कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। वैसा ज्वालामुखी जो कभी कभी विस्फोट करता है 50-60 सालों या 10 साल पर या 1 साल के अंतराल पर, उसे कहते हैं हम लोग सुसुप्त ज्वालामुखी। यानी सुतल है, वो जगबे करेगा।
अब मृत ज्वालामुखी कभी नहीं ब्लास्ट करता है, मृत ज्वालामुखी कभी भी ब्लास्ट नहीं करेगा। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। क्लास में गर्ल्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। नहीं बाबू, नोटिफिकेशन जाता है तो सबको जाता है, नहीं तो गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग करके नोटिफिकेशन नहीं जाता है। आगे बढ़े। किसी को इसमें दिक्कत नहीं। अब आपसे कुछ जगहों पे सक्रिय ज्वालामुखी पूछते हैं, कुछ जगहों पर सक्रिय ज्वालामुखी पूछते हैं। जैसे भारत के अंडमान निकोबार में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन। भारत के अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी है, एक का नाम है नारकोंडम जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, यानी अब वो क्या हो चुका है, सुसुप्त हो चुका है, जबकि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि उसे मृत घोषित कर देना चाहिए। है सुसुप्त, लेकिन उसे वैज्ञानिकों का कहना है मृत घोषित कर दीजिए, उसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन जो भारत में अंडमान निकोबार के पास बैरन ज्वालामुखी है, क्या है, बैरन ज्वालामुखी है, ये बैरन ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें हमेशा विस्फोट होते रहता है। विस्फोट के फलस्वरूप जो धुआं देख रहे थे, धूल कण देख रहे थे, कितना भयानक धूल कण था, तो वहां का पानी साफ रहेगा या काला हो जाएगा? आप बताइए। अगर किसी समुद्र के आइलैंड के पास धड़ाम धड़ाम वॉल्केनिक इरप्शन होगा, ज्वालामुखी विस्फोट होंगे, तो वहां का समुद्र साफ रहेगा या काला हो जाएगा? आप बताइए, काला हो जाएगा या साफ हो जाएगा? काला हो जाएगा। वेरी गुड। इसीलिए अंडमान निकोबार को काला पानी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काला पानी। वीर सावरकर जी जो महाराष्ट्र के थे, वो स्वतंत्रता सेनानी में थे, उन्हें कहाँ रख दिया गया था? काला पानी में सजा दे दी गई थी। वो कोयला से वहां पर स्वतंत्रता सेनानी थे, और भारतीय स्वतंत्रता का जितनी जानकारी उस वक्त जो थी, जो इतिहास उस वक्त के इतिहास थे, उसे लिखने की पूरी कोशिश किया। दीवालों पर उन्हें भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास लिख डाला था। तो काला पानी किसे कहते हैं? तो काला पानी जो है वो अंडमान निकोबार में। जबकि काला पानी एक पहाड़ का भी नाम है, उत्तराखंड के पास है काला पानी, जिसको लेकर केपी शर्मा ओली पगलाइल थे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बगला गए थे वहां पर। स्टैटिक जी के करंट अफेयर में ही है, स्टैटिक जी के करंट अफेयर में ही है आपका स्टैटिक जी के। करंट अफेयर की बुक लीजिएगा, कहिए खान सर का करंट अफेयर दीजिए, तो खान सर के करंट अफेयर के बुक में ही है स्टैटिक जी के। आगे बढ़ जाते हैं। बैरन ज्वालामुखी, कौन सी ज्वालामुखी? बैरन ज्वालामुखी, बताइए। हाँ हाँ ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो भारत का तो एक बैरन ज्वालामुखी दिख गया। इटली का ससुरा एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्राम्बोली। इटली का एक ज्वालामुखी का नाम क्या? स्ट्राम्बोली। वो भी बहुत खचरा ज्वालामुखी है। इटली का एक ज्वालामुखी जिसका नाम क्या? स्ट्राम्बोली, बहुत खचरा ज्वालामुखी है। देखिए बहुत ध्यान से, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी। ये है इटली। इटली का ये सिसिली द्वीप है। इस सिसिली द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्राम्बोली। इटली के सिसिली द्वीप पर एक स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। ये सिसिली द्वीप आपको नक्शा के क्लास में पढ़ा दिए थे कि ये भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप है, जिस पर इटली का अधिकार है। राहुल गांधी अभी यहीं गए हैं इटली में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए ध्यान से, इस पे ज्वालामुखिया पे नहीं रहे बकलोलवा, कहेगा ज्वालामुखी पे घूमने गए हैं, पगला कहीं का। वो सोनिया गांधी यहीं की थी, इटली की। चलिए आप उसको छोड़िए, हटाइए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, जो ये सिसिली ज्वालामुखी है, ये सिसिली द्वीप पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। इसमें ना दिन भर में 5 बार विस्फोट होता है, धड़ाम धड़ाम, बहुत रतिया भर विस्फोट होते रहता है। एक बात बताइए, अगर रात भर विस्फोट होगा तो वहां रोशनी रहेगा कि नहीं होगा? रोशनी रहेगा वहां पर। तो भूमध्य सागर के अगल बगल में एरिया में जहाजों को ना हेडलाइट जलाने की जरूरत नहीं है, इसी की रोशनी से चल जाता है, भड़ाम भड़ाम रोशनी होते रहता है। इसलिए भूगोलवेताओं ने कहा
कि जो भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर का वेपर लाइट यानी प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। कहाँ पर है भैया? ये इटली में है। एटना भी कहाँ पर है? इटली में है। एटना भी कहाँ पर है? इटली में है। तो एटना और स्ट्रम्बोली दोनों इटली में है और दोनों सक्रिय ज्वालामुखी यानी जगह है, सब भी ब्लास्ट करते हैं, सब जगह है, सब भी ब्लास्ट करते हैं, सब जगह है, सभी क्या करते हैं? सब ब्लास्ट करते हैं, सब। इसके अलावे आपसे कहेगा रूस का सबसे प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? बेंजामियानी। याद रखिएगा, रूस का सक्रिय ज्वालामुखी बेंजामियानी। अभी हम सक्रिय बता रहे हैं हर जगह, जागृत या सक्रिय। तो रूस का बेंजामियानी, रूस का बेंजामियानी। अमेरिका का एस्पर, अमेरिका एस्पर, अमेरिका एस्पर। इटली एटना स्ट्रम्बोली, इटली एटना स्ट्रम्बोली, इटली एटना स्ट्रम्बोली, इटली एटना स्ट्रम्बोली। रूस बेंजामियानी, रूस बेंजामियानी। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो इक्वाडोर में। कहां पर? इक्वाडोर का कोटोपैक्सी इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। आप जब नक्शा का क्लास कर रहे थे तो हम आपको ये बताए थे कि नहीं बताए थे? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित कोटोपैक्सी है। क्या है? कोटोपैक्सी। इक्वाडोर का कौन सा हो गया? कोटोपैक्सी। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भैया? इक्वाडोर का कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी ज्वालामुखी सबसे खतरनाक है, इससे जुड़ा। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। आगे बढ़े, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। अंटार्कटिका में भी एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है इरेबस। अंटार्कटिका में ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? इरेबस। अंटार्कटिका में ज्वालामुखी का नाम क्या है? इरेबस। अंटार्कटिका में ज्वालामुखी का नाम क्या है? इरेबस। अब हम आपसे पूछते हैं, नक्शा वाले लोग जिन्हें हम नक्शा पढ़ा दिए हैं बहुत बढ़िया ढंग से, इरेबस ज्वालामुखी के पास अंटार्कटिका में किस देश ने अपना रिसर्च सेंटर खोला है? जैसे भारत ने मैत्री गंगोत्री ऊपरी भाग में खोला है, दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती अलग खोला है। तो ये इरेबस ज्वालामुखी के पास किस देश ने अपने इस इरेबस ज्वालामुखी के पास रिसर्च सेंटर खोला है ताकि वहां ज्यादा ठंडा ना रहे, वहां लोग सरवाइव कर सके? कौन से देश ने खोला है? कौन से देश ने? अमेरिका ने। चलिए उसके नाम बता दीजिए तो, रिसर्च सेंटर के नाम क्या नाम है? खान जीएस रिसर्च सेंटर। क्या नाम है? खान जीएस रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर का नाम क्या है? लिटिल अमेरिका 1 2 3 4। हाँ, लिटिल अमेरिका नाम है। लिटिल अमेरिका 1 2 3 4 अलग अलग है, वही है लिटिल अमेरिका नाम है, बस सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 ऐसे करके नाम है लिटिल अमेरिका। वेरी गुड। तो कोटोपैक्सी कहाँ है भैया? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, स्पर अमेरिका में, बेंजामियानी रूस में, एटना और स्ट्रम्बोली इटली में, इरेबस आपका अंटार्कटिका में। अब हम देखते हैं कि इंडोनेशिया में कौन सा है। तो इंडोनेशिया में सोमेरू। इंडोनेशिया में सोमेरू। इंडोनेशिया में क्या याद रखेंगे? सोमेरू। इंडोनेशिया का क्या याद रखिएगा? सोमेरू ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आएगा। इंडोनेशिया का सोमेरू ज्वालामुखी। भारत का कौन सा हो गया भैया? बैरन। इक्वाडोर का क्या हो गया? कोटोपैक्सी। इटली में 2 याद रखिएगा, स्ट्रम्बोली और एटना। यूएसए में स्पर। रूस में बेंजामियानी। इंडोनेशिया में सोमेरू। अंटार्कटिका में इरेबस। अंटार्कटिका में क्या याद रखेंगे? इरेबस। अंटार्कटिका में क्या याद रखेंगे? इरेबस। अंटार्कटिका में क्या याद रखेंगे? इरेबस याद रखेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो ज्वालामुखी थे ये सक्रिय ज्वालामुखी थे, ये बहुत ज्यादा विस्फोट करते हैं। गीजर या हजारों धुआंरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? सर्वाधिक गीजर या हजारों धुआंरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? हजारों धुआंरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? सोमेरू रावण का नाना का नाम था। पता नहीं भाई, हमको रावण के नाना का नाम नहीं पता। रावण लेकिन बहुत ज्ञानी था, लेकिन अहंकार के चक्कर में वो टकरा गया और सोचा किडनैप किसको किया? जगत जननी माँ सीता को। हद है साला, की हिम्मत देखिए। बहुत खच्चर था। उसने क्या किया? पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारा, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार लिया। ले ससुरा माँ, बस हो गया काम खत्म।
सबको भी समझ में नहीं आता यार, छोट मोट आदमी को किडनैप करना चाहिए, सीधे सीते जी को उठा लेंगे, लो मरो। अहंकार बड़ी खराब चीज होता है, इंसान को सोचने समझने की क्षमता खत्म कर। अरे लोल था यार, तू इतना विद्वान हो के तेरा कौन काम का, जो तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसको तुम लेके जा रहा है। हाई ना कहा कि राम जी की पत्नी थी सीता जी, समझ में आ गया, राम जी बड़ा धैर्य वाले व्यक्ति थे। लक्ष्मण जी के हाथ में अगर फुल कमांड रहता ना, दूसरे रूप रहता, फिर उतनी गरम दल वाला थे लक्ष्मण जी। सुपनेखा का नाक काट दिए, और लक्ष्मण जी को प्रपोज करने आई थी सुपनेखा, तो पहले तो राम जी को आई थी प्रपोज करने, फिर सुपनेखा गई लक्ष्मण जी को प्रपोज करने, लक्ष्मण जी ने नकिए काट दिए। और तब से लेकर आज तक लड़कियों के दिल में ये डर है कि किसी लड़का को प्रपोज मत करना। आप देखें कभी कोई लड़की किसी लड़का को प्रपोज करती है? नहीं करती है, क्योंकि उसको याद है कि सुपनेखा ने जो यही गलती की थी। तो इसलिए लड़कियां जब प्रपोज करने जाती हैं तो डर जाती हैं कि कहीं ससुरा नकिए काट देगा तब। समझ में आ गया? इतना खच्चर होता है ऐसा लड़का सब। लड़की सब तो बस तमाचे मार देती हैं, लक्ष्मण जी कहते नकिए काट दिए जो सुपनेखा का, सब डरी रहती हैं सब। किसी को कोई लड़की प्रपोज की है? नहीं, उसको डर है कहीं वो गलती फिर न दोहरा जाए। चलो आगे देखते हैं। कभी फुर्सत मिलेगा रामायण पे चर्चा किया जाएगा, बड़ी मस्त कहानी है। अब थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं सुतलका ज्वालामुखी। हमने तो जागृत ज्वालामुखी देख लिया था। जागृत ज्वालामुखी को हमने क्या किया था, देख लिया था। अब तेरी सुतलका ज्वालामुखी देख लेते, जो सोए हैं सब। सोए हुए ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ऐसा तो नहीं है कि उसमें विस्फोट नहीं होगा। सोया हुआ ज्वालामुखी जो होता है कभी भी विस्फोट कर जाता है। उसमें सबसे फेमस जो आते हैं सब, वो विसुवियस है। विसुवियस है ये जापान के पास फ्यूजियामा और फ्यूजिसाम है। जापान का फ्यूजियामा और फ्यूजिसाम है, और विसुवियस इटली का है। इटली में तो बड़ी ज्वालामुखी है। इटली में एक है विसुवियस, विसुवियस। इटली में कौन सा है? विसुवियस। ये विस्फोट कभी कभी करता है। जापान में दो ठो है सब, फ्यूजियामा, फ्यूजिसाम, फ्यूजियामा फ्यूजिसाम। फ्यूजियामा फ्यूजिसाम कहाँ है? जापान में। विसुवियस कहाँ पर है? तो विसुवियस भैया इटली में है। सिनाका और क्राकाटोआ, सिनाका तथा क्राकाटोआ इंडोनेशिया में। सिनाका क्राकाटोआ, सिनाका क्राकाटोआ, क्राकाटोआ, सिनाका और क्राकाटोआ कहाँ है? इटली में। इंडोनेशिया में। देखिए जापान में दो ठो, नमो ससुरा जापानी टाइप का। फ्यूजियामा फ्यूजिसाम, फ्यूजियामा फ्यूजिसाम, अजीब ही होता है उन सब का नाम। चांचू, जापानीज, चाइनीज। सबसे टफ भाषा जापानीज होती है, सबसे टफ भाषा जापानीज होती है। अजीब लिखते हैं सब। फ्यूजियामा फ्यूजिसाम। भैया रेलवे वाले लोग याद रखिएगा, जापान का जब द्वीप पूछ सकता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो फिर ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तो बहुत बार पूछता है कि फ्यूजियामा फ्यूजिसान का है। सोमेरु, सिनाका और क्राकाटोआ। सिनाका और क्राकाटोआ कहाँ है भैया? तो सिनाका और क्राकाटोआ इंडोनेशिया में। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। किसे फायर रिंग कहते हैं? तो वो प्रशांत महासागर। विसुवियस कहाँ है भैया? तो इटली में। विसुवियस इटली में। तो 5 ठो याद रखेंगे, सुसुप्त का काम हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? मंडारी चाइनीज भाषा, जैपनीज उससे ससुरा खतरनाक होता है। समझ गया? मैंडेरिन तो टफ होती है, जैपनीज दोनों तो अपन भाई भतीजा है सब। समझ में आ गया? अच्छा टफ होते हैं सब, उस सब की भाषा ही अलग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिनाका क्राकाटोआ ये है इंडोनेशिया में, फ्यूजियामा फ्यूजिसाम में जापान में, और विसुवियस इटली में। अब आपका काम क्या है, सुनिए ध्यान से। हम आपको पूरा ज्वालामुखी पढ़ा दिए, ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है ये भी बता दिए, गीजर क्या है ये भी बता दिए,
ज्वालामुखी में टफ कैसा होता है, स्कोरिया कैसा होता है, वीडियो भी दिखा दिए। तीनों कैटेगरी में हमने आपको सक्रिय ज्वालामुखी बता दिए, ये जगा रहता है, जागृत रहता है, एक्टिव। हमने आपको डोरमेंट यानी सुसुप्त भी बता दिया, सुसुप्त भी बता दिया। और तीसरा बच गया मृत ज्वालामुखी। अब कल आपको ये लिस्ट आपको याद करके आना है। आप थोड़ा सर्च कीजिएगा, खोजिएगा, हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे आपको, लेकिन अब आप कल ये बताइएगा, ये आपके ऊपर हम छोड़ दिए। किसी को ज्वालामुखी में दिक्कत है, ये तो हम आपके ऊपर छोड़ दिए, आपको नाम बताइए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में किसी को ज्वालामुखी में दिक्कत है तो बोलिए, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। हाँ, हिस्ट्री का बैच दे दीजिएगा, न्यू ईयर में दे देंगे भैया। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो कोई दिक्कत, नो दिक्कत, नो दिक्कत। पीडीएफ की समस्या, हाँ पीडीएफ की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। पीडीएफ की समस्या को हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए कंप्लीट पीडीएफ आपको दे देंगे। पॉलिटी वालों को कंप्लीट पीडीएफ दे दिए, कुछ कुछ का खुल रहा है, कुछ कुछ का नहीं खुल रहा है, हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है जो नहीं खुल रहा है। वैसे ही आप लोग को कंप्लीट दे देंगे, फिर मेरा माथा नहीं नोचाएगा। डाउट है तो बोलिए। कुछ नालायक सब उल्टा सीधा बोलता है, सो छोड़ दीजिए यार। आप लोग रामायण नहीं पढ़े हैं, रामायण पढ़िए। कुछ कुछ चीजें होती है, धर्म जो है ना एक केस स्टडी होता है, आप सबको खुश नहीं रख सकते, उसमें सबको खुश रखने के चक्कर में बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब कल करेंगे क्लास, ठीक है। अब आपके क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका क्लास क्या होगा, कल होगा।